सबसे पहले तो विजया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपको संस्कृति विभाग के राज्य स्तरीय शिखर सम्मान के लिए चुना गया है। मुझे भी खुशी है कि मेरी मेहनत की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी शुभकामनाएं हमेशा बनी रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। कथक के क्षेत्र में आप लगातार परफॉर्मेंस भी देती आ रही हैं और एक गुरु के रूप में भी काम कर रही हैं। इन दोहरी भूमिकाओं को निभाते हुए इस यात्रा में कथक को आपने किस मोड़ पर पहुंचाया? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जन्मस्थली महू है, इंदौर के पास, आप जानते होंगे, और कर्मस्थली भोपाल। जो मुझे शिखर सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद। और जैसे ही मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने तुरंत अपने गुरु को फ़ोन किया और मैंने ये शिखर सम्मान उन्हें समर्पित कर दिया। उनसे कहा कि ये आपकी दी हुई शिक्षा की ही का प्रतिफल है। जहाँ तक आपने बात की कि मैं सीखती रही हूँ और सिखा रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 2.5 साल की उम्र से मतलब कथक को सीख रही हूँ। मुझे परफॉर्म करते भी लगभग 42 साल इस क्षेत्र में काम करते हो गए हैं। याद करती हूँ सितारा जी को। सबसे पहले तो मेरे गुरुजी पंडित कार्तिक राम जी, पंडित रामलाल जी और मेरे स्वर्गीय पिता गोपाल कृष्ण शर्मा जी, जिनके कारण मैं आज इस लायक बनी हूँ। रही बात 42 साल की इस कला यात्रा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारा जी ने 92 में बॉम्बे में मुझसे कहा था कि जब गुरु और शिष्य अगर अच्छे मिल जाए तो भाग्य बन जाता है। तो ईश्वर ने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया है और इसके लिए मैं ईश्वर की जीवन के अंतिम सांस तक आभारी रहूँगी। और जहाँ तक बात है कि सिखाने की, तो मैं जो कर रही हूँ गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। और इस बीच मैंने बहुत उतार चढ़ाव दिखे हैं। बहुत कम शब्दों में क्या बयान करूँ, पर इतना ज़रूर लगता है कि छोटे शहरों में मुझे ज़्यादा लगता है कि वहाँ प्रतिभाएं बसती हैं। बहुत ही कम उम्र से, मतलब आपने बताया कि 2.5 साल की उम्र से आपने नृत्य के क्षेत्र में पदार्पण किया और आपने बात की पंडित रामलाल की, पंडित कार्तिक राम की। तो ये तो चक्रधर की यदि हम खासियत की बात करें तो क्या बताना चाहेंगी, और इस घराने से आज हिंदुस्तान में किस तरह की विभूतियाँ निकली हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुँची हैं? मैं कहना चाहूँगी 1910 से लेकर 1947 तक जो रायगढ़ दरबार में राजा चक्रधर सिंह का समय रहा, उसमें मेरे गुरुजी पंडित कार्तिक राम जी को पूरे देश के लगभग सभी घरानों के सबसे वरिष्ठ गुरुओं ने उनको शिक्षा दी है। जैसे बिरजू महाराज जी के पिताजी लच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, सुखदेव महाराज जी जो सितारा जी के पिताजी रहे, उसके अलावा शिव जयलाल जी, शिव नारायण जी, और इस तरह के 12 गुरुओं से उनको शिक्षा मिली जहाँ तक मुझे पता है। और उनकी किताब में भी लिखा हुआ है कथक में रायगढ़ में कथक। और बात करना चाहूँगी 1947 तक, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी की समकक्ष कोई परफॉर्मर था, क्योंकि दरबार में अनाउंस होता था कि कौन तबला वाला है जो उनके साथ बजा सकता है और सन्नाटा छाया रहता था। तो तबले वाले बदलते जाते थे और गुरुजी का नृत्य चलता रहता था। और उनकी डिसिप्लिन की एक बात उन्होंने ज़रूर की थी एक बार, कि वो 1932 में जब वहाँ जा रहे थे इलाहाबाद में, तो राजा साहब उनके साथ थे और उस समय फर्स्ट क्लास था। फर्स्ट क्लास में उनकी जिस समय रियाज होती थी वो तबले वाले उनको ट्रेन में भी रियाज करा रहे थे। तो मेरा कहना है कि इस तरह की जो अनुशासन वाली बात है वो आज की पीढ़ी में तो कम है, लेकिन मेरे गुरुजी जो थे उनका सानी कोई न था, न है, न होगा। विजय जी, कथक की जब बात होती है तो कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। और आपने जब पदार्पण किया और आपने बड़े बड़े गुरुओं का नाम लिया, तो उनके सानिध्य में जब आपने तालीम ली तो उनकी जो शिक्षण पद्धति थी वो कैसी थी? क्योंकि आज समय बदल चुका है, व्यावसायिक स्तर पर हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बनिस्बत बेस तैयार करने के लिए। तो आपने क्या देखा है वो दौर, उसके बारे में कुछ बताइए। और जो तालीम आपने ली वो किस तरीके से परिपक्वता हासिल किए हुए थी? इसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि राजा चक्रधर सिंह ने जो कथक को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया, उसमें तीनों घरानों की विशेषताएं, यानी जयपुर, लखनऊ और बनारस के साथ साथ उन्होंने अपने रायगढ़ में भी अपनी विद्वत्ता से और अन्य गुणिजों के साथ में कथक को एक संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा उनका ये था, उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने एक एक बंदिश जो हमारी बोल बंदिश है उनको नाम दिया है, जैसे यजुर्वेदी, दल बादल या कड़क बिजली, अभिसारी का, इस तरह हर बोल का यहाँ नाम है। और 32-32 किलो के ग्रंथ हैं, आप जाके अभी भी वहाँ पर रायगढ़ दरबार में देख सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि मेरे गुरुजी से सीखने की, तो मैंने गुरुजी के साथ में मैंने उनकी सादगी को देखा। मैंने तो साक्षात ईश्वर को देखा नहीं, पर मैं अपने गुरु पंडित कार्तिक राम जी को साक्षात ईश्वर मानती हूँ आज भी। और उनकी स्थिति ये थी कि हम लोग को कम से कम उन्होंने एक दिन के अंदर 15-15 घंटे रियाज करवाया है। सुबह 8 बजे से हमारा रियाज शुरू होता था तो 1 बजे ख़त्म होता था। फिर अचानक ऐसा होता था कि कभी सितारा जी, कभी जाकिर हुसैन जी, कभी रागर साहब, इस तरह से बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे और
फिर हम घुंघरू बांधते थे तो 3 बजे तक रियाज चलता था। अच्छा। उसके बाद 1 घंटे का गैप मुश्किल से मिलता था और 4 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती थी और 7 बजे तक चलती थी। उसके बाद हमें होमवर्क दिया जाता कि कल हमें क्या करके आना है। तो मुझे याद है अच्छे से कि हम दिन भर में तो कुछ खा नहीं पाते थे, उस समय तो पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हाँ ये है कि रात को 1 बजे हम लोग जाके खाना बनाते थे और खाते थे और पूरे पौने 8 बजे सुबह हम लोग चक्रधर आ जाते थे। लेकिन आज के समय में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों में न धैर्य है न अनुशासन है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं। उनमें मतलब वो चीज़ नहीं है कि आप पहले लक्ष्य को साधें, फिर आप अनुशासन में रह के समय प्रबंधन करें और अपना सब मतलब गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर आप आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि आपके सफलता जो है आपके कदमों में होगी और ईश्वर आपकी मदद करने के लिए मजबूर होगा। लेकिन इतना धैर्य नहीं, हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि 4 साल सीखा, 2 साल सीखा, 1 साल सीखा, 4 बोल आए और आके तुरंत हम स्टेज पर आ जाए, टीवी में आ जाए, हमारा पेपर में आ जाएगी। ये चीज़ नहीं है, कला इतनी आसान नहीं है। हमने बहुत कठिन समय निकाला है जब जाके मुझे ये सम्मान मिला है। बिल्कुल, उसी समर्पण की आज बहुत ज़रूरत है जो आपने देखा है और लंबा रियाज़ आपने किया है, वही कारण है कि आज आप को विश्व में सभी लोग जानते हैं। विजय जी, हम जानना चाहते हैं कि इस पड़ाव में, इस यात्रा में आपके कौन-कौन से ऐसे समारोह रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे मंच रहे हैं जिनका ज़िक्र आप करना चाहती हैं, जहाँ पर आपको परफ़ॉर्म करते बहुत अच्छी अनुभूति हुई है और आज भी वो आपकी स्मृतियों में बसे हुए हैं? मैं 2 परफॉर्मेंस का ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगी। एक परफॉर्मेंस था 92 में जब मैं बॉम्बे गई थी, तो वहाँ मेरे को गुरुजी ने, बड़े गुरुजी ने, कार्तिक राम जी ने कहा था कि आप जाना और सितारा जी से कहना कि वो आपके प्रोग्राम में आए। मैं गई और मैंने उनसे कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में आइएगा। तो सितारा जी, जैसे कि आप जानते ही कि बहुत अलग व्यवहार था उनका, उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे देखा और वो सामने खड़े मतलब उस समय गोपी कृष्ण जी, रोशन कुमार जी, दमयंती जी, ये चारों खड़े थे, इनसे बात करने लगी। अच्छा। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, स्टेज पर मैंने एंट्री ली और मैंने सामने देखा सितारा जी बैठी हुई हैं, तो मैं बहुत काँप गई और 2 मिनट तक मुझे स्थिर होने में लगा। और जैसे ही वंदना ख़त्म करके अंदर आई तो मैंने अपने आप को संभाला और मैंने सोचा कि आज मेरी अपने गुरु की इज़्ज़त का सवाल है, सम्मान का सवाल है। तो फिर मैं जब जो नाची तो बहुत जम के नाची उस समय पर, लेकिन स्टेज पर आके फिर सितारा जी ने मुझे मेरे नृत्य के बारे में कम से कम 20 मिनट तक मेरी तारीफ़ की। वो मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। उसके बाद उन्होंने 92 में ही ICCR को एक चिट्ठी लिखी, तब मुझे ICCR क्या है पता नहीं था, लेकिन वो चिट्ठी आज भी मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि 94 में जब मैं परफॉर्म करने जा रही थी खजुराहो में, तो मैंने अपने गुरुजी पंडित रामलाल जी से कहा कि आपको मेरे साथ में खजुराहो चलना है। उनकी वाइफ को भी कहा, आंटी को कहा। तो वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने बेटे भूपेंद्र बरेठ, उसको पप्पू बोलते हैं हम लोग, उसको लेकर वो आए और मेरे पास जब प्रैक्टिस करने को जगह नहीं थी तो मैंने उनको बुलाकर निराला सृजन पीठ में, यहाँ पर वो प्रोफेसर कॉलोनी में है, उसमें आके छोटे सी जगह पर मैंने उनको अपना रियाज़ दिखाया। जब रियाज़ दिखाया तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और फिर उन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि मैं आपके साथ खजुराहो चलूँगा। तो परीक्षा, गुरु परीक्षा बहुत लेते हैं और मुझे वो परीक्षा अच्छी भी लगती है। ये कुछ ऐसी यादगार लम्हे होते हैं जो हमारे जहन में हमेशा बसे होते हैं, जिनकी याद कभी जहन से उतरती नहीं है। और इन समारोह में आपने क्या देखा है कि पहले के मुकाबले अब कितने नए लोगों को भी मौके मिल रहे हैं और नए लोग भी इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं? नई पीढ़ी में जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी है कि मेहनत में बहुत कमी आई है। एक चीज़ आयोजकों के लिए कहना चाहूँगी कि उनको गुणवत्ता देख के परफॉर्मेंस देने चाहिए। अगर मैं किसी आपकी अप्रोच से ही मैं अगर कोई प्रोग्राम पाती हूँ तो शायद वो स्थायी नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से जो पाऊँगी तो वो हमेशा स्थायी रहे, मेरा सम्मान रहेगा या मेरी जगह रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को बहुत मेहनत करके प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आगे आना चाहिए। को सब पूछेंगे और यदि अगर वो सोचेंगे इधर से उधर से अप्रोच लगा के हमें एक आध प्रोग्राम मिल जाए तो उससे कोई कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, क्योंकि कला तो मैं आपको कहूँ मजदूर से भी ज़्यादा मेहनत चाहती है। मेरे गुरुजी कहते थे अगर 1 दिन रियाज नहीं करोगी तो 21 दिन पीछे चले जाओगी। तो वो मुझे वाक्य हमेशा याद रहता है। और दूसरा उनका कहना था दीक्षा शिक्षा पर रखिया, देखो सीखो परखो फिर करो। बिल्कुल सही सीखें दी हैं जो आज बहुत ही काम की हैं। विजय जी, आप एक महाविद्यालय में कथक गुरु के रूप में भी काम कर रही हैं, आपकी बहुत सारी शिष्याएं हैं। महाविद्यालय में आप इस कथक की जो परंपरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो
आपके छात्र-छात्राएँ हैं, उन तक पहुँचाने के लिए कौन-कौन से प्रयत्न कर रही हैं और उन्हें कितना अनुसरण कर रहे हैं आपके विद्यार्थी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं नौकरी ही इसीलिए कर रही हूँ कि गरीब गरीब बच्चों को डांस सिखा सकूँ। मेरी नीड नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को, सही बच्चों को मैं सामने लाना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको एक उदाहरण दे दूँ कि मेरे साथ 2004 में 4 लड़कियाँ मेरे साथ चाइना गई थी इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में, और भी 2018 में जब मुझे खजुराहो में परफॉर्मेंस मिला तो मैंने खुद रिक्वेस्ट किया था मनोज श्रीवास्तव जी से कि मुझे ग्रुप परफॉर्मेंस दीजिए। उन्होंने पूछा कि क्यों? तो मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने उनको बताया कि मेरे साथ जो लड़कियाँ हैं बहुत गरीब हैं। मतलब वो लड़कियाँ ऐसी हैं कि आप सोचिए, ऑटो चलाने वाली लड़की, माली की लड़की, सब्जी बेचने वाले की लड़की, या पुजारी की लड़की, या किसी मेड की लड़की, या फिर माली की लड़की। तो ऐसे 6 लड़कियों, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे लड़कियों को मैं आगे ला रही हूँ। उनको एक तो रोज़गार भी मिले, उनको मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना है, और दूसरा ये कि वो इस संस्कृति, भारतीय संस्कृति को मुझे आगे लेकर जाना है, मेरे घराने को, मेरे गुरु के नाम को लेकर जाना है। तो मैं उनको सिखाती हूँ। और ये भी बता दूँ कि 28 साल की नौकरी में आज तक मैंने कोई भी क्लास 40 मिनट की नहीं ली। मैं गुरु शिष्य परंपरा में ही वहाँ सिखाती हूँ। मैं पूरे समय 6-7 घंटे वहाँ पर रहती हूँ। बच्चे जब आते हैं, जब मौका मिलता है, वो जितने समय फ्री हूँ मैं वहाँ पर सिखाती हूँ। और अभी तो मैंने पिछले साल उनके लिए मैंने देखा कि कुछ निजी संस्थाएं जो होती है ना, वो लोग उनसे 50-50 हज़ार रुपये मांगते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने पिछले साल बहुत प्रयत्न किया और मेरे यहाँ मैंने MA की डिग्री के लिए प्रयास किया, खुल गया MA। उसके बाद में इस साल मैंने शोध केंद्र खोला और एक कथक की एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक तबला वादक की पोस्ट भी मैं अपने कॉलेज में ले आई हूँ। मुझे लगता है कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि इसमें बच्चे सीखें और बहुत खुश रहें। और इस विशेष मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे चिंता होती है कि ऐसा ना हो कि हमें जाके विदेश में अपनी संस्कृति को सीखना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी को जितना मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े गुरुजी ने मुझे सिखाया था कि अरबों खरबों में भी तुम्हें विद्या नहीं खरीद पाओगी जब तक कि तुम विद्या का दान नहीं करोगी। सही कहा आपने कि आप जो प्रयास कर रही हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, और ऐसे बच्चे जिन्हें ज़रूरत है एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शन की, उनकी कमी को भी आप पूरा करने के प्रयास कर रही हैं। मैंने आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे हैं और उसमें मैंने देखा है कि आप जहाँ शुद्ध कथक को तो ही स्थान देती ही हैं, आप कुछ नवाचार भी करती हैं। बहुत सारे आप पदों को कथक में पिरोती हैं, बहुत सारी कविताओं को आप कथक में पिरोती हैं। तो इन नवाचारों के पीछे आपने क्या सोच रखी है और क्या भावना है आपकी? यदि मैं कथक में PhD नहीं करती, जैसे कि मैं कथक में PhD मैंने किया है कथक परिवर्तन और नवाचार पर, तो यदि उसमें PhD नहीं करती तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी में करती। मैंने जो गुरु जी से शिक्षा ली है उसको मैं एकदम संभाल के रखती हूँ कि वैसा कि वैसा रहे, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है तो मैंने लगभग सभी कवियों की कविताओं पर किया है। जैसे मैं जायसी को पूरा 1 घंटा कर सकती हूँ, पद्माकर पे 1 घंटा कर सकती हूँ, ईसुरू कर सकती हूँ, मतलब एक प्रोग्राम एक कवि पर कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने निराला पर किया है। निराला जी की कविताओं पर मैं 3-4-5 दिन भी कर सकती हूँ। लेकिन उनकी सबसे अच्छी कविता जो मुझे लगती है वो है राम की शक्ति पूजा, जिसको मैंने अपने अंदर जिया भी है, और मेरा नाम विजया है। कभी भूलती नहीं कि बुराइयों पर अच्छाई की विजय का नाम विजया है, और मेरे जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मैं हर बार नया नया करने की कोशिश करती हूँ, चाहे कालिदास हो, और आधुनिक कवि मनोज श्रीवास्तव जी की कविता पर भी मैंने परफॉर्मेंस किया है। लेकिन आज तक मुझे कभी उनके सामने मौका नहीं मिला है परफॉर्म करने का, ये अलग बात है। पर मैंने आधुनिक कवियों को लेकर भी काम किया। अभी मैंने रमेश चंद्र शाह जी की कविताओं पे परफॉर्म किया था, और उसका रिकॉर्डिंग दूरदर्शन में भी हुआ है और हिंदी भर में मैंने परफॉर्म किया था। आदिकाल से लेकर आज तक जितना भी साहित्य है, हाँ, एक कविता पर प्रयोग मैंने ज़रूर किया था, वो था पशुपति। उसमें मैंने लिया था शिव पुराण से पशुपति, कालिदास के पशुपति और मनोज श्रीवास्तव जी की कविता पशुपति। मैंने 3 अलग अलग जगहों से कविता लेके किया था। बहुत अच्छी रही वो कविता। और मेरी सशक्त अगर प्रस्तुति कोई है, वैसे तो मैंने बहुत पहले की है, ध्रुपद पर भी मैंने परफॉर्म किया है 90 में, कथक केंद्र दिल्ली की तरफ से, दिल्ली में। और ऐसे प्रयोग मैं करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नया नया करना, हमेशा सोचती हूँ कि कुछ नया करूँ। पर मुझे राम की शक्ति पूजा बेहद पसंद है, जिसको मैं अपने जीवन में जीती हूँ। और कौन कौन से विशेष सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है, हमारे श्रोताओं को थोड़ा वो भी बताएं। ये बहुत कठिन प्रश्न आपने कह दिया, लेकिन बात इतनी है, मेरे को अभी इसके पहले एक भारत भूषण सम्मान मिला था, बॉम्बे से था, श्रृंगार मणि। अब इतने सारे सम्मान है कि सम्मान तो याद रखना बहुत कठिन है। लेकिन ये सम्मान मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेहनत तो ठीक है, लेकिन मेरे गुरु, मेरे घराने को एक जो तवज्जो मिली है वो मुझे बहुत खुशी दे रही है। बाकी आपको खुशी दे रही है और खुशी उनको भी दे रही है जो कथक से जुड़े हुए हैं, कथक के कदरदान हैं। चलते चलते आप उन नवोदित प्रतिभाओं से क्या कहना चाहती हैं जो कथक के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बनाना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह आगे जाना चाहते हैं और कथक को विस्तार देना चाहते हैं?
केवल एक मूल मंत्र उनको देना चाहूँगी, वो है रियाज़। आप जितना रियाज़ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपका गुरु सही हो। पहले चयन गुरु का सही करें, समय प्रबंधन करें, क्योंकि आज का समय पल पल बदल रहा है। और उसके बाद गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानना ही होगा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से बढ़कर कोई नहीं है ये विधाओं में, तो मुझे ऐसा लगता है। और बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उनके कदमों में ईश्वर मजबूर हो जाए, इतनी मेहनत करे कि उसको सफलता मिले ही, तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, तभी ईश्वर आपकी मदद करता है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए विजया जी और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से शिखर सम्मान के लिए चयनित होने पर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी।